हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब चक्र में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, जिसमें मैंने यूरोपीय कंपनी के आगमन को कंप्लीट कर दिया है और हम कंप्लीट कर रहे हैं बंगाल को। उसके बाद हम पंजाब को कवर करेंगे, अवध को कवर करेंगे। तो सारे टॉपिक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और मेरा ये टारगेट है यूपी पीसीएस 2026 के लिए। चलिए, इसमें हम मेरी जो वीडियो रहती है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो आपके जो टॉपिक हैं उनको तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो आपके PYQs हैं, मतलब जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो PYQ हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। बंगाल की बात कर ली थी मैंने, इसमें हमने आपको बताया था कल के टॉपिक में कि बंगाल में जो पहले गवर्नर बनाए गए यानी कि सूबेदार बनाए गए वो यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को बनाया गया। उसके बाद अली वर्दी खान को बनाया गया था, जिसके बाद हमने सिराजुद्दौला को कवर किया और हमने प्लासी के युद्ध को कल के टॉपिक में कवर किया। आज हम बात करेंगे मीर जाफ़र की। तो जैसा आपको पता है, कल के युद्ध में प्लासी का युद्ध करा दिया गया, जिसमें गद्दारी कर दिए थे मीर जाफ़र, और जिसमें सिराजुद्दौला और किलाइब के बीच में युद्ध हुआ और तब जाके नवाब बनाए गए मीर जाफ़र। तो उन्हीं को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। मीर जाफ़र यहाँ पर बनाए गए जो यहाँ पर सैन्य प्रमुख थे, जिन्होंने सेना को युद्ध में लड़ने के लिए अनुमति ही नहीं दी थी। चलो, अब ये नवाब तो बन गए, इनका कार्यकाल रहा है 1757 से 1760 तक रहा है। इन्होंने देखो, जब ये नवाब बनाए गए तो सीधी सी बात है, अंग्रेज बोले कि हमने आपको नवाब बना दिया है, अब आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो इन्होंने वहाँ पर वफादारी दिखाई अंग्रेज़ों के प्रति और अंग्रेज़ों को इन्होंने 24 परगना जागीर प्रदान की और उपहार स्वरूप इन्होंने बहुत सारा धन भी यहाँ पर अंग्रेज़ों को दिया। लेकिन अंग्रेज किसी भी चीज़ को बिल्कुल खाली कर देते थे, तो ये भी यहाँ पर मीर जाफ़र भाई साहब धन दे देकर थक गए थे और अंग्रेज़ों की मांग लगातार बढ़ रही थी। इससे दुखी होकर मीर जाफ़र चले गए डचों के पास। अब डच के पास गए मीर जाफ़र भाई साहब कि ये युद्ध करेंगे अंग्रेज़ों के प्रति, लेकिन अंग्रेज़ों को ये खबर कहीं से पता लग जाती है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया 1759 में बेदारा के युद्ध में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेदारा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो 1759 से हुआ था और ये आपका अंग्रेज़ों ने यहाँ पर डचों को पराजित किया। क्यों किया? क्योंकि डचों के पास भाई साहब मीर जाफ़र चले गए थे हेल्प मांगने और ये खबर लग गई थी अंग्रेज़ों को। ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया हमने मीर जाफ़र के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, अब 1760 में यहाँ पर क्लाइव जो थे भाई साहब, ये वापस इंग्लैंड चले गए और उसके बाद यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर हालवेल ने गवर्नर का यहाँ पर दायित्व संभाला था और उसके बाद 1760 में यहाँ पर बेंसी टार्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में आगे पूछेगा। अब देखो, यहाँ पर युद्ध जो हुआ था मीर जाफ़र का 1757 से 60 के बीच में। अब जब मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बना दिया गया है दोबारा, मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बना दिया गया क्योंकि बेदारा के युद्ध में ये पराजित हो गए मीर जाफ़र। अब मीर कासिम का कार्यकाल देखते हैं, 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक रहा इनका कार्यकाल। देखो, अब सीधी सी बात है, जब नवाब किसी को बनाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कि जब अंग्रेज़ किसी को नवाब बना देते थे तो वो उससे डिमांड करते थे कि भाई साहब, हमने आपको नवाब बनाया है, आप मेरे लिए क्या करेंगे, क्या हमको देंगे, उपहार देंगे, ज़मीन देंगे, किस चीज़ के पर मेरा कंट्रोल रहेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती थी और अंग्रेज़ जब भी किसी को नवाब बनाते थे तो वो उसको कठपुतली शासक के रूप में बनाते थे, यानी कि आप सिर्फ नाम के लिए नवाब रहेंगे, बाकी कार्यकाल हम ही संभालेंगे। तो जब मीर जाफ़र बने तो वो दुखी हो गए। उसके बाद बेदारा का युद्ध हुआ, मीर कासिम आए, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अब नवाब बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अंग्रेज़ों ने डिमांड की, तो इन्होंने भाई साहब ने इनको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का क्षेत्र यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का क्षेत्र यहाँ पर अंग्रेज़ों को दे दिया। उसके साथ साथ जो गवर्नर थे बेंसी टार्ट, इन्होंने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। अब पूछ लेता है ऑप्शन में प्री में कि क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, तो गवर्नर बेंसी टार्ट ने दी थी। अब देखो, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कठपुतली के नवाब के पास थी ये सारी चीज़ें और इन्होंने इनको क्रांति ही नहीं बल्कि मात्रात्मक परिवर्तन भी कहना उचित समझा था।
ये चीज़ें मीर कासिम के बारे में थी। अब बात करेंगे मीर कासिम ने क्या क्या काम की। मीर कासिम ने देखो यहाँ पर अपनी राजधानी जो थी, इन्होंने मुंगेर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था और वहाँ पर इन्होंने एक बंदूक की फैक्ट्री भी स्थापित की। उसके साथ साथ इनकी जो सेना थी उसको यूरोपीय पद्धति द्वारा इन्होंने उसको ट्रेनिंग किया था, जिसमें यहाँ पर जो मुख्य भूमिका थी वो गुरगीन खान की यहाँ पर भूमिका देखने को मिलती है। मीर कासिम ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पर जर्मन अधिकारी थे वॉल्टर रान, इनकी भी यहाँ पर नियुक्ति की। अब देखो मीर कासिम का अंग्रेजों से टकराव क्यों हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो मीर कासिम ने यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो मुहर लगा के जो व्यापार किया जाता था, देखो होता गया था कि जिस चीज़ पे अंग्रेज अपना पास लगा देते थे यानी दस्तक लगा देते थे, उस चीज़ पर यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया, चाहे आप टैक्स पास लगाएं या दस्तक लगाएं, मुहर लगाएं, लेकिन आपको जो है निःशुल्क व्यापार नहीं करने को दिया जाएगा, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि मीर कासिम ने यहाँ पर राज्य से चुंगी समाप्त कर दी कि भाई आपको है टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज नाराज़ हुए, सोचा हमने ही तुमको नवाब बनाया है और तुम ही मुझसे अब यहाँ पर टैक्स लोगे। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर अंग्रेज़ों का मीर कासिम से यहाँ पर टकराव देखने को मिलता है। अब मीर कासिम करे क्या, मीर कासिम बंगाल से भाग गया। मीर कासिम भाई साहब बंगाल से भागे और पहुँच गए अवध के नवाब के पास। उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। अवध के नवाब जो थे वो यहाँ पर शुजाउद्दौला थे, उनके पास ही जाकर पहुँच गए कि मुझको यहाँ पर आपको मदद करनी पड़ेगी। अब जब मीर कासिम भाग गए तो दोबारा यहाँ पर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। क्रम याद रखना है, पहले मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर कासिम के साथ बेदारा का युद्ध हुआ 1759 में डचों के साथ मिलकर, जिसमें पराजित हो गए डच और अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया था यहाँ पर मीर कासिम को। मीर कासिम जब नवाब बनाए गए तो उन्होंने चुंगी जो है समाप्त कर दी, कहा सबको टैक्स देना पड़ेगा। इसी बात को लेकर टकराव हो गया। फिर जाकर बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था ये भाग गया था अवध के नवाब के पास हेल्प मांगने के लिए। अब जाकर दोबारा यहाँ पर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफ़र जब नवाब बनाए गए 1763 से लेकर 1765 ईस्वी के बीच में, इसी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, प्री में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछते कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था या बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूछता है कि बक्सर का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय नवाब कौन था, तो मीर जाफ़र। इसके समय पर 1764 के समय में यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय गवर्नर कौन था, तो बेंसी टार्ट था। क्लाइव भी ऑप्शन में दे देगा तो लोग ज़्यादातर क्लाइव भी लगाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा है उस समय बेंसी टार्ट हैं, वो यहाँ पर गवर्नर हैं। देखो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, बल्कि और जो मीर कासिम थे ये भाग के गए थे अवध के नवाब के पास। तो उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, ये साथ में थे। मुग़ल बादशाह जो थे वो शाह आलम द्वितीय वो थे। उसके साथ साथ जो नवाब थे मीर कासिम अपदस्त, मतलब इस समय प्रेजेंट में नहीं है, मूल रूप से नहीं है, मतलब भाग गए हैं हेल्प मांगने। तो ये तीन लोग एक तरफ हैं। तो बक्सर के युद्ध में पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो तीन लोगों के बीच, एक तरफ तीन लोग थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों की तरफ से जो थे वो हेक्टर मुनरो यहाँ पर नेतृत्व संभाल रहे थे, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब तो मीर कासिम खुद ही हैं। अपदस्त नवाब है, मतलब क्योंकि प्रेजेंट में भी मीर जाफ़र को यहाँ पर बनाया गया है। युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए क्योंकि इनके पास सेना भी ज़्यादा नहीं थी और ये तीनों कमज़ोर पड़ गए। तो इस क्रम में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की यहाँ पर विजय हो गई और अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट से यहाँ पर इलाहाबाद की संधि कर ली। तो देखो मीर जाफ़र और यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हम आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मीर जाफ़र क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो बेंसी टार्ट थे। नवाब कौन था, बंगाल का नवाब तो मीर जाफ़र था। एक तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, एक तरफ मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, दूसरी तरफ नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो यहाँ पर नेतृत्व संभाल रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि के साथ। इलाहाबाद की संधि क्या थी, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है तो उसको देखते हैं। लेकिन
अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मीर जाफ़र भाई साहब है इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो बेटा है अल्पवयस्क पुत्र था नजमुद्दौला, इसको यहाँ पर नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने। अब देखो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि की गई, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन दे देगा मीर जाफ़र, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं, दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी उस समय यहाँ पर नवाब था नजमुद्दौला। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो यहाँ पर जो नवाब थे वो भाई साहब मीर कासिम के पुत्र, यहाँ पर सॉरी मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई, ये अगस्त 1765 में हुई थी। देखो इसमें सिग्नेचर किए गए आपस में। इन्होंने क्या काम करा, अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव थे, अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव थे, क्योंकि क्लाइव को यहाँ पर अभी आपने देखा था 1764 में यहाँ पर जो गवर्नर थे वो यहाँ पर बेंसी टाल्ट थे। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्लाइव को यहाँ पर लंदन से वापस बुलाया गया कि क्लाइव के नेतृत्व में ही यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर बेंसी टाल्ट थे और इलाहाबाद की संधि के समय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और यहाँ पर बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इलाहाबाद की संधि के समय नवाब कौन था बंगाल का, तो नजमुद्दौला थे। क्या क्या इसके प्रावधान थे उसको यहाँ पर देखते हैं। अंग्रेज़ों ने जो मुगल सम्राट से शाह आलम द्वितीय उनसे यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यहाँ पर दीवानी प्राप्त कर ली। उसके साथ ब्रिटिश कंपनी जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देगी पेंशन। लेकिन ये पेंशन अपनी तरफ पास से नहीं देगी, यह पेंशन देगी बंगाल के नवाब जो रहेगा उसको यहाँ पर पेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसा गेम खेल रहे हैं अंग्रेज। मतलब संधि तो कर ली इन्होंने, कहा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तो हम लेंगे, उसके साथ आपको हम यहाँ पर पेंशन देंगे 26 लाख रुपए। और वो पेंशन अंग्रेज अपने पास से नहीं देंगे, ना ब्रिटेन लंदन से मंगा के इनको पेंशन देंगे। ये पेंशन जो है वो बंगाल के नवाब के द्वारा दी जाएगी मुगल सम्राट को। उसके बाद तो मुगल सम्राट से तो इन्होंने अपना डील कर लिया कि भाई साहब हम दीवानी लेंगे, आपको इतनी पेंशन दी जाएगी। पेंशन बंगाल के नवाब द्वारा आरोपित की गई। उसके बाद अवध के नवाब से इन्होंने इलाहाबाद और कड़ाका क्षेत्र ले लिया कि भाई हमको इलाहाबाद और कड़ाका क्षेत्र ले लिया और उसे मुगल सम्राट को दे दिया कि ठीक है हम दीवानी लेंगे, आपको पेंशन भी देंगे, आपको उसका हमने क्षेत्र भी दे दिया है। और युद्ध हर जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। मतलब अवध के नवाब को कहा कि तुम भाग के गए हो मुगल सम्राट के पास, सॉरी अवध के नवाब के पास, मुगल सम्राट के पास, तो जो मेरा खर्चा हुआ है वो भी तो तुम ही दोगे। तो इन्होंने वो सारा का सारा खर्चा भी अवध के नवाब पर डाल दिया कि 50 लाख रुपए तो मुझे दोगे, उसके साथ साथ जो मुगल सम्राट है उनको आप यहाँ पर पेंशन भी देंगे 26 लाख रुपए। उसके साथ बनारस और गाजीपुर की जो जागीर थी वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को यहाँ पर दे दी गई। एक बात यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बोल दी थी कि भाई अवध के नवाब से कि अगर कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब उठाएगा। मतलब मान लो आपके ऊपर कोई बाहरी अटैक करता है तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मेरे सैनिकों का खर्च है, जो भी आप यहाँ पर खर्च होगा वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर वैध रूप से यहाँ पर शासक बन गए और वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा यहाँ पर अधिकृत किए गए। देखो इस तरह से बक्सर के युद्ध ने क्या काम किया है ना, यहाँ पर राजनीतिक वैधता प्रदान की। मतलब इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए, डायरेक्ट रूप से ही देखा जाए तो ये राजनीतिक क्षेत्र में इनका ही पूरा का पूरा जो माहौल था इनके अंडर में हो गया था। यहाँ से अंग्रेज़ों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी और लूटपाट जो है क्रमशः लगातार हो रही थी। और बक्सर के युद्ध को ही एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें तीनों नवाब आ गए थे, मुगल सम्राट भी आ गए थे, अवध के नवाब भी आ गए थे, प्लस बंगाल के नवाब भी आ गए। तो ये इस तरह से एक तरह से ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। पूछ लेता है निम्न में से किसको निर्णायक युद्ध माना जाता है, प्लासी का रहेगा, बक्सर का रहेगा, बेदारा का रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। मेंस का क्वेश्चन आता है, फिलहाल वो डिस्कस हम करेंगे
जब हम मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब सारे के सारे आपको चीज़ें बताएंगे। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर संधि कर ली इलाहाबाद की, वो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब द्वैध शासन की बात करते हैं। द्वैध शासन जो लगा रहा वो 1765 से 1772 तक लगा रहा। देखो इसमें क्या है ना कि जब द्वैध शासन लागू किया गया था उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल में जो उस समय नवाब थे वो नवाब नजमुद्दौला थे। इन्हीं के समय में 1765 में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नजमुद्दौला के पिता का नाम मीर जाफर था, मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला अल्पवयस्क थे, इन्हीं को नवाब बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैध शासन के समय बंगाल के नवाब कौन थे, नजमुद्दौला जी थे। पूछता है कि द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है, लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। प्री के 5th से इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, लोग डाउट में आ जाएंगे, पता नहीं लियोनस कार्टिस साहब कौन थे। तो पढ़े हुए रहेंगे ना अपना, तो आप बता देंगे कि लियोनस कार्टिस को ही यहाँ पर द्वैध शासन का जनक माना जाता है। देखो इसमें क्या हुआ ना, इसमें दो चीज़ें हो गई थी। इसमें जो कंपनी जो थी ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने यहाँ पर दीवानी अधिकार तो अपने अंडर में ले लिए कि भाई दीवानी अधिकार तो मेरे पास रहेंगे, लेकिन जो आपका प्रशासनिक कार्य है, मतलब जैसे कि शांति व्यवस्था है, फौजदारी है, ये सारे के सारे काम जो नवाब रहेंगे उनके पास रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक ही प्रांत है बंगाल, उस पर दो शक्तियों का शासन मौजूद हुआ, उसी को द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन किसने लगाया था, क्लाइव ने, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन कब, 1765 में। लेकिन द्वैध शासक का जनक कहा जाता है, लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। देखो कंपनी के अंडर में क्या क्या आया, वो एक बार फिर से यहाँ पर देखिएगा। कंपनी के अंडर में जो चीज़ें आई वो यहाँ पर दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए, जैसे राजस्व वसूली, मतलब जितना भी टैक्स आएगा वो कंपनी रखेगी। दीवानी न्याय इन्होंने अपने पास रखे। तो कुल मिला के जो रियल पावर थी वो अंग्रेज़ों के पास थी। लेकिन नवाब को दे दिया गया कि भाई यहाँ प्रशासनिक कार्य देखो, मान लो कहीं विद्रोह कर दिया किसी ने, तो शांति व्यवस्था फैलाने का जो कंट्रोल करने का काम है वो नवाब का रहेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो नवाबों को दे दी, और जो रियल पावर थी वो कंपनी ने खुद अपने पास रख ली थी। इस तरह से दो शक्तियों का शासन मौजूद था, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। और इसके लिए एक उप निजाम की नियुक्ति भी कंपनी के द्वारा की गई थी। उप निजाम की नियुक्ति बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को यहाँ पर नियुक्त किया गया, और बिहार के लिए सिताब राय को यहाँ पर नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया था, क्लाइव ने किया। अब क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि द्वैध शासन लागू क्यों किया इन्होंने, ये भी तो आएगा ना क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि द्वैध शासन लागू करने का रीज़न क्या था, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई थी क्लाइव भाई साहब को कि उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को लागू कर दिया। देखो अगर ये लोग डायरेक्ट कंपनी के लोग, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहती कि हम खुद शासन करेंगे, तो इससे क्या है ना कि जनता के अंदर असंतोष की भावना आ जाती। तो मे भी पॉसिबल है कि लोगों के द्वारा विद्रोह होता और इनको जन संतोष का, असंतोष का सामना भी करना पड़ जाता। इससे अंग्रेज़ों के जो आर्थिक लाभ थे वो यहाँ पर बाधित हो सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा भाई आर्थिक लाभ तो हमको वैसे भी मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य सारे हमने दे दिए थे बंगाल के नवाब को, तो इससे विद्रोह का सामना हमको नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया। दूसरा रीज़न ये था, मान लो अगर कंपनी जो है डायरेक्ट यहाँ पर रूल करती बंगाल में, तो और भी यूरोपीय कंपनियाँ थीं, वो भी विरोध कर सकती थीं, तो उनका भी इनको यहाँ पर डर था। इससे बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, द्वैध शासन लागू किया। तीसरी चीज़, मान लो इनको तो आर्थिक लाभ लेना था। देखो अंग्रेजों ने बहुत सारे के सारे कार्य किए जहाँ पर इनके आर्थिक लाभ यहाँ पर इनको प्राप्त होता था। यानी कि इन्होंने कहा अगर हमारी आर्थिक लाभ अगर हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम वो सारे के सारे काम कर देंगे। जैसे सामाजिक सुधार की बात करेंगे, लोग कहेंगे बाल विवाह कानून, विवाह प्रथा, सती प्रथा ये बना दिए। तो इन सारी चीज़ों से अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था। यानी कि इन पर कानून बनाने से अंग्रेज़ों के आर्थिक लाभ में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंच रही थी, तो वो सारे के सारे कानून अंग्रेज बना देते थे। अब प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी इन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया था।
उसके बाद मान लो कंपनी अगर डायरेक्ट यहाँ पर बंगाल पर नियंत्रण या बंगाल का रूल अपने हाथों में ले लेती तो शायद जो ब्रिटिश संसद है वो भी यहाँ पर कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। तो इससे भी बचने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया। क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको सारी की सारी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको सारी की सारी PDF फ्री में मिल जाएंगी। नोट्स बनाने में की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम की बात करेंगे। देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे द्वैध शासन के परिणामों की बात करेंगे। कंपनी के जो अधिकारी थे ना उनमें उत्तरदायित्व नहीं था, तो इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमज़ोर हुई और बंगाल में अव्यवस्था फैली। मान लो कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा हम क्या ही देखें, मन कर रहा है काम कर रहे हैं, क्योंकि उतना कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कानून व्यवस्था यहाँ पर अनियंत्रित हो गई और बंगाल में अव्यवस्था फैल गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने जो है मनमाने तरीके से यहाँ पर भू राजस्व का निर्धारण कर दिया था। मतलब किसान दुखी हो गए थे, जितना मन कर रहा है वो यहाँ पर उतना ये राजस्व वसूली कर ले रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यानी कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 1764 से 65 के बीच में भू राजस्व की स्थिति 80 लाख रुपए थी। वहीं अगले 1 से 2 साल के बीच में 1.49 मतलब पूरे की पूरे 1.5 करोड़ यहाँ पर रुपए हो गई थी। तो यहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। अब कंपनी के कर्मचारी अपना कंपनी के हित में काम करने की बजाय अपने व्यापारिक हित में मतलब निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे। तो कंपनी का जो व्यापार था उस पर यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था। मतलब कंपनी के जो व्यापारी हैं वो चाहते तो यहाँ पर कंपनी के लिए काम करते, लेकिन वो यहाँ पर अपने निजी व्यापार पर ज़्यादा बल देने लगे। तो भाई साहब वारेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा आइए द्वैध शासन को समाप्त कर दो। कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपना निजी फ़ायदा देख रहे हैं कंपनी की बजाय। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स भाई साहब ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें थी। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा ना, क्वेश्चन आपको बताऊं कैसे बनेंगे। मैं PYQ अभी इसी लेक्चर में आपको एंड में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझा दूं आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैध शासन किसने लागू किया, तो लागू किया था वो यहाँ पर क्लाइव भाई साहब ने किया था। लेकिन अगर समाप्त की बात करेंगे तो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। दूसरी चीज़, आखिर परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुए थे कि इन्होंने जो कंपनी के कर्मचारी थे वो यहाँ पर अपने निजी व्यापार पर बल देने लगे थे। अब KM पणिक्कर साहब ने इन्होंने द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा। क्वेश्चन पूछ लेता है प्री में कि द्वैध शासन को निम्न में से डाकुओं का राज्य किसने कहा था, तो KM पणिक्कर ने कहा था। ब्रिटिश सांसद थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने कहा कि कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर खुद कह रहे थे कि इतनी भ्रष्ट सरकार हमने किसी भी सभ्य देश में नहीं देखी थी। सॉरी। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है जो बंगाल, उसके बाद हमने बक्सर का युद्ध डिस्कस किया है, उसके बाद हमने द्वैध शासन को डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड PYQ, आखिर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। PYQ देखो अवश्य करें, उससे हमें पता लगता है कि जो हम क्लासेस कर रहे हैं उनका करने का कोई फ़ायदा भी है या ऐसे ही चल रही क्लासें। ठीक है। UP PCS मेंस का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। क्वेश्चन दिया है, कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मुगल सम्राट उस समय कौन था, फ़र्रुख सैयद के द्वारा यहाँ पर 1717 में मुर्शीद कुली खान को यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाया गया, यानी कि सूबेदार बनाया गया था। 1727 में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खान की। बाद में इनका जवाब बनता है सूबेदार सजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खान ने ही अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी मुर्शिदाबाद,
याद है ना। तो यहाँ पर तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान भाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ये यारो 2021 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, मोहम्मद खान, अली वर्दी खान। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो अंतिम सूबेदार थे, अंतिम गवर्नर थे वो यहाँ पर। किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? मुगल सम्राट फर्रुख सैयद के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पूछ लिया है, ये IAS 2005 का क्वेश्चन है, IAS 2005 प्री का क्वेश्चन, कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी तो मीर कासिम ने की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो मीर कासिम ने यहाँ पर ट्रांसफ़र की। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किसने की थी? मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की थी मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफ़र की? तो मीर कासिम ने यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। देखो फ्रांसीसी युद्ध, बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। हमने बताया था यहाँ पर फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली नेतृत्व कर रहे थे। तो काउंट डी लाली यहाँ पर उनका यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा। तो काउंट डी लाली यहाँ पर पराजित हो गए थे। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बांडीवास के युद्ध में हराया था, किसने हराया था? ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली कर रहे थे। प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये हमारा फ्रांसीसियों के द्वारा। क्वेश्चन देखो, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुराने क्वेश्चन हो 1990 के हों। क्वेश्चन देखो उत्तराखंड PCS का 2016 का, मेंस 2015 का, ये BPSC 2020 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके सारे जो प्रेजेंट यानी कि अभी के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग यहाँ पर आंसर लगा के आएंगे बक्सर का युद्ध। हमने कहा बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, ठीक है, लेकिन निर्णायक युद्ध था। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था वो प्लासी के युद्ध ने किया था, ना कि बक्सर के युद्ध ने। कुछ लोग यहाँ पर बक्सर का युद्ध लगा देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे, प्रारंभिक फेज की बात करेंगे, जो मनोबल यहाँ पर मोटिवेट मिला है अंग्रेजों को वो प्लासी के युद्ध से ही मिला है। 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, याद है ना, जिसमें मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी थी, अपनी सेना को अनुमति नहीं दी थी युद्ध में उतरने की, तब जाकर सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। खैर वो हमने पीछे सब आपको बता दिया है, रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 2007 का, उत्तराखंड में आया हुआ है, पूछ रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव भाई साहब थे। इन्हीं को बाद में इलाहाबाद की संधि के लिए लंदन से बुलाया गया था। बहुत ही दिमागी व्यक्ति थे, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इनको इलाहाबाद की संधि करने के लिए इंग्लैंड से वापस बुलाया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अगर संस्थापक भारत में माना गया जाता है तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पहली बार सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। और ये षड्यंत्र था, इसको हम युद्ध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, बैंकर थे, जगत सेठ और मीर जाफ़र, इन लोगों ने यहाँ पर गद्दारी कर दी। तो ये चीज़ें थीं। क्वेश्चन इसको बताया जाता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है, क्योंकि क्लाइव के ही नेतृत्व में पहला युद्ध प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों को विजय का सामना करना पड़ा, यानी कि अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो विलियम पिट ने कहा था, ये भी याद कर लेना, पूछ लेता है, विलियम पिट ने कहा था कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। प्लासी का मैदान कहाँ है? तो आँख मीच के बता दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी जिले में, नदी के किनारे अमरूज में यह युद्ध किया गया था, प्लासी का युद्ध। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, PCS मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो भी अभी पीछे आपको पढ़ाया है उसी से सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया उससे आपके क्वेश्चन ना हो रहे हो, तो आप मुझे बताइएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? देखो अब क्या कह रहा है, मेन फैक्टर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था।
अगर हमने कहा प्रारंभिक युद्ध की बात करेगा तो आपका था प्लासी का युद्ध, लेकिन निर्णायक युद्ध जो था वो बक्सर का युद्ध था। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। तो ये बक्सर का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बक्सर के युद्ध से महत्वपूर्ण है, मेंस 2012 का क्वेश्चन है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध आ गया ना, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अब बात करते हैं बक्सर के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, हमने बताया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और उनके साथ जो भागा था वो आपका यहाँ पर मीर जाफर थे। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखो ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ये जो आपका बताया गया है बीमेंस 2016 में है, इसका देखो यहाँ पर आंसर दिया है मीर जाफर। हमने बताया था कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला। तो अगर बात करेंगे बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था तो वो नजमुद्दौला था, यानी कि उत्तर इसका डी होगा, ना कि बी होगा। बताया था ना हमने बंगाल का, नहीं सही है, ये तो आपका सही है, क्योंकि वो तो नजमुद्दौला तो 1765 में बनाए गए थे ना, और बक्सर का नवाब लड़ाई हुआ था वो आपका 1764 में। तो सही है, मीर जाफर थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में डाउट हो गया था। कह रहा कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था, क्योंकि नजमुद्दौला तो 1765 में बनाए गए थे ना, और इन्हीं के अंडर में यहाँ पर हुई थी संधि। तो चलिएगा, हमने आज के टॉपिक में किया है बंगाल के नवाब, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन, इलाहाबाद की संधि को डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड हमने पीवाई को यहाँ पर कवर किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी कोई भी आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करिएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। सबसे मेन बात, आपको यहाँ पर फ्री में PDF मिल रही है, जिसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो एक बार आप ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम को, टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।